So let's start the class. Guys, लास्ट क्लास में हमने करा था डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. ये टॉपिक आप सबको क्लियर हो गया था? किसी को डाउट है इस टॉपिक के अंदर? व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री? इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को डाउट है? हमने लास्ट क्लास में करा था डोमेस्टिक टेरिटरी इज एनीथिंग जहां पे आपका डोमेस्टिक पॉलिटिकल बाउंड्री होती है. आपकी एम्बेसीज भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती हैं. मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स एंड काउंसलेट्स जो होते हैं वो भी आपका डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं. शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटिंग इन द इंटरनेशनल वाटर भी आपका डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं. तो दीज आर द समथिंग डोमेस्टिक टेरिटरी. हाँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट अभी हम करेंगे, ठीक है, वो अभी के लिए छोड़ रहे हैं, वो अभी आगे आएगा टॉपिक. ओके. सो डोमेस्टिक टेरिटरी आई थिंक क्लियर है. अब कम्स टू नॉर्मल रेजिडेंट. कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में इतना पढ़ा था दैट नॉर्मल रेजिडेंट जो होता है वो सिटीजन नहीं होता. नॉर्मल रेजिडेंट जो होता है वो सिटीजन से उसका कोई लेना देना नहीं होता. मतलब सिटीजन इज वन अनदर थिंग एंड नॉर्मल रेजिडेंट इज अनदर थिंग. तो सिटीजन से नॉर्मल रेजिडेंट का कोई भी लेना देना नहीं होता. सिटीजनशिप इज मोर अबाउट योर राइट्स एंड नॉर्मल रेजिडेंट इज मोर अबाउट द इनकम. कि इनकम कहाँ पे कैलकुलेट होगी. तो हमने पढ़ा था नॉर्मल रेजिडेंट हम हर उस पर्सन को बोल सकते हैं जिसकी एक्चुअल में इंटेंशन होती है वो हमारी कंट्री में रहने की होती है. इफ अ पर्सन हैज द इंटेंशन टू रिजाइड इन आवर कंट्री तो हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट बोल सकते हैं. अब इंटेंशन जो होती है वो इंटेंशन कैसे पता चलती है? इंटेंशन पता चलती है द टाइप ऑफ वीजा दैट द पर्सन इज टेकिंग और वो जो अपने रहने का पर्पस बता रहा है. अगर वो बता रहा है मैं स्टडीज़ करने आया हूँ तो उसकी इंटेंशन है कि मुझे वापस जाना. अगर वो अपनी इंटेंशन बता रहा है कि भाई मैं जो है वर्क करने आया हूँ 1 साल के लिए तो उसका मतलब उसको वापस जाना है. अगर वो इंटेंशन बता रहा है कि मैं यहाँ की कंपनी में हायर हूँ और मैं 5 साल 10 साल यहीं काम करूँगा दैट मीन्स उसकी इंटेंशन वापस जाने की नहीं है. ठीक है. ये अप्लाई फॉर दैट टाइप ऑफ वीज़ा. अगर उसका इंटेंशन जो होगा वो है मेडिकल पर्पस. कई बार ये होता है मेडिकल पर्पस से हम लॉन्ग टर्म के लिए गए होते हैं. तो अगर मेडिकल पर्पस है तो भी 1 साल से ज़्यादा में आपका इंटेंशन वापस जाने का है. अगर आप कभी बिजनेस टूर पे गए होते हो तो भी आपका इंटेंशन वापस जाने का होता है. ठीक है. तो इसलिए बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें आपका इंटेंशन रुकने का होता है या वापस जाने का होता है. नॉर्मल डेफिनेशन: इफ अ पर्सन resides in a country for more than 1 year and whose interest is that मैं इस कंट्री में ही फ्यूचर में रहूंगा, इन दैट केस हम उस पर्सन को नॉर्मल रेजिडेंट मान लेते हैं, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो सिटीजन ना हो. एंड उसकी जो इनकम है उसको भी अपनी कंट्री की इनकम में 1 साल के बाद मानने लगते हैं. सो वी कैन से दैट द एडिशन ऑफ ऑल द नॉर्मल रेजिडेंट इनकम इज नोन एज नेशनल इनकम. तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड होने वाली सारी की सारी इनकम को हम लें तो उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं. और अगर हम नॉर्मल रेजिडेंट्स की सारी इनकम्स को लें तो उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं. ओके गाइस. ओके. सो अब हम एज पर बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं. नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन हु ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 year. तो नॉर्मल डेफिनेशन तो ये है कि वो बंदा मोर देन 1 year जो है वो मोर देन 1 year के लिए हमारी सॉरी वो जो पर्सन है वो मोर देन 1 year के लिए हमारी कंट्री में रहे तो दैट पर्सन इज नोन एज योर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री. एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि whose center of interest also lies in our country means सेंटर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि वो फ्यूचर में भी हमारी कंट्री में ही रहना चाहे, वो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव ऑन करने की इंटेंशन ना रखे. तो उस केस में हम नॉर्मली उसको बोलते हैं कि हाँ दिस पर्सन इज नोन एज योर नॉर्मल रेजिडेंट. अब कुछ लोग हैं जो 1 साल से ज़्यादा भी रह लेते हैं बट उसके बाद भी हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं डालते.
क्यों? क्योंकि उनका इंटेंशन होता है कि वापस जाएंगे। अब कुछ ऐसे एक्सेप्शंस पढ़ेंगे जिस केस के अंदर लोगों का इंटेंशन है कि हम आए हैं, हम 1 साल से ज़्यादा के लिए रह रहे हैं, बट हम वापस जाएंगे। ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल इज कि अगर मेरा इंटेंशन नहीं है वापस जाने का, एज पर द गवर्नमेंट, आपके मन के अंदर नहीं, एज पर द गवर्नमेंट अगर आप ये शो कर रहे हो दैट मैं वापस नहीं जाऊंगा, तो वो आपको नॉर्मल रेजिडेंट मान लेती है। तो कौन कौन सी एक्सेप्शंस होती हैं? फर्स्ट इज स्टूडेंट्स स्टडिंग अब्रॉड। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे गए हो तो गवर्नमेंट के इंटेंशन के हिसाब से तो आप 2 साल 3 साल की पढ़ाई पूरी करोगे और वापस आ जाओगे। इन दैट केस गवर्नमेंट आपको जो है वो स्टूडेंट वीजा पे जाने वालों को नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानती। चाहे आप वहाँ पे काम भी कर रहे हो, चाहे आप वहाँ पे कोई पार्ट टाइम काम कर रहे हो, बट वो तब भी आपको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेगी, बिकॉज आपका इंटेंशन होगा कि मैं घर वापस जाऊँ। आप आपके जो वहाँ पे पैसे कमाओगे वो आप रेगुलरली अपने घर पे बेचने की इंटेंशन रखोगे। तो दैट्स वाई जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको हम 2 3 4 साल बाद भी नॉर्मल रेजिडेंट्स की कैटेगरी में नहीं डालते। हाँ, पढ़ने के बाद वो वहाँ पे काम करने लगे तब उनको वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंसी में मान लेंगे। अगर वो अपना वीज़ा एक्सटेंड कराते हैं, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, बट जब तक वो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, वी डोंट कंसीडर देम एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। ठीक है। सेकंड इज मेडिकल पेशेंट्स। तो कुछ ऐसे मेडिकल पेशेंट्स होते हैं जो लंबे टाइम के लिए बाहर जाते हैं इलाज के लिए, उनका इलाज चलता रहता है लंबे टाइम तक। दैट मेडिकल पेशेंट्स इज ऑल्सो नॉट, दे डोंट हैव द इंटेंशन कि मैं उस कंट्री में रहूं। उनका इंटेंशन होता है कि मैं वापस जाऊं, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं वापस जाऊंगा, मैं मेडिकल पर्पज के लिए आया हूं। that person is also not considered as a normal resident of that country अगर वो मेडिकल वीजा पे है तो। इंटरनेशनल बॉडीज, WHO, IMF हो गया, यूनिसेफ हो गया, ये बहुत सालों तक एक कंट्रीज में अपने अपने ऑफिस बनाती हैं, बट ये भी कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आती, बिकॉज इनका मेन पर्पस होता है कि दुनिया की सेवा करना, दुनिया के बेसिस पे बनाना, पूरे वर्ल्ड इनके लिए एक तरीके से घर है। तो ये किसी स्पेसिफिक कंट्री की होके नहीं रहती। ठीक है। लोकल एम्प्लॉय वर्किंग इन द फॉरेन एम्बेसी ऑफ दैट कंट्री। अगर कोई लोकल एम्प्लॉय मतलब इंडिया से गया हुआ बंदा इंडिया की एम्बेसी में यूएस में काम कर रहा है, तो वो चाहे वहां पे 10 साल भी काम करता रहे, वो कभी भी यूएस का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनेगा, क्योंकि वो इंडिया से सैलरी ले रहा है, वो इंडिया की जमीन पे वहां पे रह रहा है, वो इंडिया के बेसिस पे काम कर रहा है। सो अ डिप्लोमैट, a employee working in the foreign embassy in their country is also not, इसमें देखो इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर इंडियन एम्बेसी में गया हुआ एक बंदा इंडिया का यूएस में रह रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? पर्सन इज, मैं रजिस्टर पे लिख रहा हूँ इस चीज को, आप रजिस्टर वाइज स्क्रीन पे देखो। पर्सन कहां से गया है? इंडिया से। ठीक है। तो एक्चुअली में वो बंदा जो है उसका उसका ओरिजिन कहाँ है? इंडिया का। ठीक है। ओरिजिन इज फॉर इंडिया। एम्बेसी कहाँ की है? एम्बेसी भी है इंडिया की। सिचुएटेड कहाँ है? सिचुएटेड है वो यूएस में। सो हम बोल सकते हैं इंडियन वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएस। इस केस में वो बंदा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा या नहीं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है इंडियन एम्बेसी में सारे इंडियन ही काम करते हो, कोई वहां के लोकल लोग भी काम कर सकते हैं। वो तो अपॉइंट करने की बात है, हम किसको अपॉइंट करते हैं, बट जनरली हम अपनी कंट्री के लोगों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम यहीं के लोगों को बोलें, हम वहां के लोगों को भी अपॉइंट कर सकते हैं। एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल बॉडी, जो इंटरनेशनल बॉडी का एम्प्लॉय है वो जिस कंट्री में काम कर रहा है रह रहा है वो उस कंट्री का माना जाएगा। ठीक है। अगर स्पेसिफिकली यूएस से एक बंदा आया है इंडिया काम करने के लिए तो वो यूएस का माना जाएगा, बट अगर इंडियन उसमें काम कर रहा है तो वो इंडिया का माना जाएगा। मतलब उसका इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि अगर वो इंटरनेशनल में बॉडी में रहते हुए इंडिया में काम कर रहा है या उसको यूएस से इंटरनेशनल बॉडी ने स्पेसिफिकली भेजा है, तो वो उस चीज पे डिपेंड करता है।
अगर किसी के पास सिटीजनशिप यूएस की हो और वो वहां की इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा हो, अगर किसी के पास यूएस की सिटीजनशिप हो और वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा हो, तो वो यूएस का पर्सन माना जाएगा। ठीक है, हम इसमें तीन चीजें देखते हैं, अभी वही आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स के तरीके से बताता हूँ। पहला, वो बंदा ओरिजिन कहाँ का है। सेकंड, वो एम्बेसी कहाँ की है। थर्ड, वो सिचुएटेड कहाँ है। हम इन तीनों के बेसिस पे आपका देखते हैं कि वो कहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, रूल ऑफ थंब होता है, रूल ऑफ थंब की अगर दो चीजें भी इंडिया की हैं तो इंडिया का माना जाएगा। ठीक है, दिस इज अ रूल ऑफ थंब, कहीं पे बताया नहीं हुआ, कहीं पे कुछ बोला नहीं हुआ, तो दैट्स व्हाई हम उसको करके देखेंगे, बट एक बार समझने की कोशिश करें। तो एक इंडियन है, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, बट एम्बेसी सिचुएटेड है यूएस में, तो बेसिकली उसको इंडिया से ही भेजा गया होगा। इंडिया से उसको भेजा गया होगा कि भाई आप वहां पे काम करो, तो इंडिया से जाके वहां पे काम कर रहा है। ही इज अ नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, एक बंदा जो है यूएस सिटीजन, एम्बेसी इंडिया की और यूएस में सिचुएटेड है। ठीक है, यूएस का बंदा, इंडियन एम्बेसी यूएस में सिचुएटेड है, मतलब कि हमने इंडिया में रहते हुए ही, कोई बात नहीं श्री, ऐप से लॉगिन अगर नहीं हुआ तो आप अभी लिंक से लॉगिन कर लो। ठीक है, एक क्लास के बाद एक बार निखिल सर को कॉल कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सो हमारा यूएस एम्बेसी, यूएस ओरिजिन बंदा, मतलब यूएस में ही रहता है वो, एम्बेसी जो है वो इंडिया की है एंड यूएस में सिचुएटेड है। ठीक है, अभी बस स्टार्ट ही करा है, ज्यादा नहीं पड़ा है। ओके, सो सो हमारा जो है वो बंदा कहाँ का रेजिडेंट होगा, वो इंडिया का रेजिडेंट होगा या नहीं होगा, हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। ठीक है, वो यूएस में रहता है, उसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट भी यूएस में है, इंडिया एम्बेसी में तो वो सिर्फ छोटा मोटा अभी के लिए काम कर रहा है। तो अगर इंडिया एम्बेसी कहीं और भेजेगी तो वो कहेगा नहीं सर, मैं तो यूएस में ही रहना चाहता हूँ। हम जनरली एक वहां के बंदे को देखते हैं जहां पे उसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट लाई करता है, जहां पे वो ज्यादा एक तरीके से ये होता है कि भाई मैं यहाँ पे ये वाली चीज ही करना चाहता हूँ, मैं इसके साथ ज्यादा लॉयल हूँ, बेसिकली जहां आप रहते हो ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सो आपका ये बंदा नॉन रेजिडेंट होगा, नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, ये बंदा आपका नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। हाँ, एम्बेसी तो इंडिया की ही है, बट हमने उसको इंडिया से नहीं भेजा, हमने उसको ऑफिशियल ड्यूटी पे नहीं भेजा कि भाई तुम इंडिया से ऑफिशियल ड्यूटी पे जाओ। अगर इंडिया से ऑफिशियल ड्यूटी पे हमने भेजा होता तो हम बोल देते कि ठीक है, आप जो है आप क्या कहते हैं, इंडिया की ऑफिशियल ड्यूटी पे गए हो, तो आप जिंदगी भर के लिए इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हो। ठीक है, बट वो वहीं का बंदा था, हमने उसको माइट भी ट्रांसलेशन के लिए उसको हायर कर रखा है, हमने उसको लोकल बॉडीज से कुछ टाई अप करने के लिए हायर कर रखा है, हमने उसको किसी भी तरीके से हायर करा हो सकता है किसी भी रीजन के लिए, बट वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका इंडियन वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया। एक इंडियन है, ओरिजिन इंडिया का, एम्बेसी यूएस की, बट काम वो इंडिया में ही कर रहा है, तो वो कहाँ का रेजिडेंट होगा, वो इंडिया का रेजिडेंट होगा या नहीं होगा। गाइस प्लीज लेट मी नो कि क्या वो इंडिया का रेजिडेंट होगा या नहीं होगा। यस, जैसे हमने सेकंड वाला केस करा था, ये जस्ट उसका ऑपोजिट है। सेकंड वाले केस में वहां का रेजिडेंट और वहीं सिचुएटेड था, यहाँ पे इंडिया का रेजिडेंट और इंडिया में सिचुएटेड है, मतलब कि यूएस वालों ने उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम या बाकी किसी चीजों की वजह से हायर करा होगा, बट उसका हमेशा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में ही रहेगा, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट वन, यूएस ओरिजिन, यूएस एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया। इंडिया का होगा या नहीं होगा, वी आर कंसीडरिंग अबाउट इंडिया, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा या नहीं। नो, रीजन बीइंग
कि उसको यूएस वालों ने यूएस से ही भेजा होगा, उसने कहा होगा कि सर आप जाओ इंडिया में हमारी एम्बेसी है वहां जाके आप जो है काम संभालो। तो उसका हमेशा ऑफिशियल ड्यूटी पे वो यूएस से आया है, तो इसलिए उसकी इनकम भी यूएस वाले दे रहे हैं, वो सिचुएटेड भी वहीं पे है, उसकी फैमिली भी वहीं पे होगी, so that's why he will not be considered as normal resident of India। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर यूएस, इंडिया, इंडिया। एक बंदा यूएस की ओरिजिन का है, बट वो एम्बेसी इंडिया में काम कर रहा है और सिचुएटेड भी वो इंडिया ही है। यूएस ओरिजिन का बंदा इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है और वो सिचुएटेड भी इंडिया में ही है। तो क्या ये कंसीडर होगा या नहीं होगा? बाकी लोग, yes, it will be considered as a normal resident of our country। क्यों? क्योंकि ऑल्दो बंदा तो यूएस का है, बट वो काम करने इंडिया में आ गया। वो काम करने जब इंडिया में आ गया, जो सिचुएटेड भी इंडिया है तो वो रह भी इंडिया में रहा है, काम भी इंडिया के लिए कर रहा है, तो उसकी इंटेंशन वापस जाने की तो है ही नहीं। ईशान एक बार थोड़ा सा ध्यान से वाला समझो लास्ट पॉइंट, फिर मैं बताता हूँ कि जो बंदा यूएस का है वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है। जब वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा होगा, और कहाँ पे बैठ के काम कर रहा होगा? इंडिया में ही बैठ के काम कर रहा होगा। वो यूएस एम्बेसी में काम कर रहा है, सॉरी एक मिनट, हाँ। वो कहाँ पे काम कर रहा है? वो वो यूएस का बंदा है, बट इंडिया आया और इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है। अगर वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है और रह भी इंडिया में रहा है, तो क्या यूएस की ऑफिशियल ड्यूटी पे आया है? नहीं, वो यूएस की ऑफिशियल ड्यूटी पे तो नहीं आया। वो इंडिया में काम कर रहा है और इंडिया में ही रह रहा है, सो दैट्स वाई उसका इंटेंशन है कि मैं इंडिया में ही रह के काम करूंगा, मैं वापस तो जाना नहीं है मेरे को। ठीक है, सो दैट्स वाई वो आपका नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। सोनाक्षी, इंडिया में इंडियन एम्बेसी इसलिए होगी कि अगर सोचो जापान में एक इंडियन एम्बेसी है, उसको अगर इंडिया में किसी से बात करनी है तो वो किससे बात करेगी? इंडिया में भी तो एक उसका हेडक्वार्टर होना चाहिए जहां से सारी चीजें एक्टिविटीज जो होती हैं वो वो हैंडल हो। अगर इंडिया में हमको कोई प्रॉब्लम है, अगर इंडिया में कोई प्रॉब्लम है, हम वो बात अपनी चाइना में जो इंडियन एम्बेसी है उस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम किसको बोलेंगे कि भाई इंडियन एम्बेसी इन चाइना से बात करो? हम अपनी इंडियन एम्बेसी में जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि सर आपकी जो ब्रांच चाइना में सिचुएटेड है आप उनसे बात करो, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। सो दैट्स वाई हेडक्वार्टर टाइप ऑफ इंडियन एम्बेसी का तो इंडिया में ही होगा, यहीं से वो सारी की सारी जो बाकी एम्बेसीज हैं उनको हैंडल करेंगे। गॉट इट? ईशान अभी कोई डाउट है या क्लियर हो गया? एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो देखो कि दो, इंडिया, इंडिया रेजिडेंट, हाँ ईशान और देता हूँ अभी थोड़े एग्जांपल्स। यूएस, यूएस नॉन रेजिडेंट, इंडिया, इंडिया नॉर्मल रेजिडेंट, यूएस, यूएस नॉन रेजिडेंट, इंडिया, इंडिया नॉर्मल रेजिडेंट। ये हो गया बच्चों तुक्के मारने वाली चीज, ये समझने वाली नहीं है जो मैंने अभी बताई। मैं ईशान के लिए थोड़े दो चार एग्जांपल और दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप एक बार वो देखो। नेक्स्ट एग्जांपल इज कि चाइनीज, चाइना का बंदा चाइना की एम्बेसी एंड इंडिया में सिचुएटेड है। चाइना का बंदा चाइनीज एम्बेसी में इंडिया में सिचुएटेड है, नॉर्मल रेजिडेंट होगा या नहीं होगा?
वो इसलिए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि चाइना ने अपनी एम्बेसी में काम करने के लिए उसको ऑफिशियल ड्यूटी पे इंडिया में भेजा है। तो वो आपका 5 साल 10 साल कितने भी काम करता रहे, वो हमेशा चाइना के लिए वफादार होगा, क्योंकि बंदा भी चाइना का है, एम्बेसी भी चाइना की है। सो दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट कभी भी। वो कभी भी आपका नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट, चाइना ओरिजिन, इंडियन एम्बेसी, इंडिया। यस, क्यों? क्योंकि वो चाइना का तो है, बट अब इंडियन एम्बेसी मतलब इंडिया की नौकरी कर रहा है, और वो इंडिया की नौकरी भी इंडिया में रह के कर रहा है। तो दैट्स वाई हम उसको बोलेंगे कि इंडिया की नौकरी कर रहे हो, इंडिया में रह के ही कर रहे हो, तो आपका तो चाइना से अब कोई लेना देना ही नहीं है। दैट्स वाई यू आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, चाइनीज एम्बेसी, ओ चाइनीज ओरिजिन, इंडियन एम्बेसी इन चाइना। जब अगर वो चाइना का ओरिजिन है, तो वो चाइना का ओरिजिन होके इंडिया की एम्बेसी में काम कर रहा है। अब वो ओरिजिन भी चाइना का है, बस नौकरी करने के लिए एम्बेसी में काम कर रहा है, रह भी चाइना में रहा है, तो इन दैट केस वो एक तरीके से जॉब तो इंडिया की कर रहा है, बट वापस घर कहाँ जा रहा है? वापस चाइना में घर जा रहा है। ठीक है, इन केस अगर इंडियन एम्बेसी मना कर देगी, तो वो चाइना में रहते हुए किसी और कंपनी में काम कर देगा। तो उसकी हम कभी भी इनकम को नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं मानेंगे, तो ही इज नॉट कंसीडर्ड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अवर कंट्री। बेसिक रूल यहाँ पे भी वही अप्लाई हो रहे हैं, दो इंडिया तो नॉर्मल रेजिडेंट, सिंगल इंडिया तो नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस वाले पॉइंट को कंसीडर कर सकते हो कि आपका नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में कौन कौन आता है। अगर हम एम्बेसी की बात करें, सबसे कंफ्यूजिंग एम्बेसी होती है, एम्बेसी को छोड़ के बाकी कोई इतना कंफ्यूजिंग नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है आपका लोकल एम्प्लॉयज इन फॉरेन एम्बेसी वाला पॉइंट हो गया। देन कम्स योर बॉर्डर वर्कर। बॉर्डर वर्कर किसको बोलेंगे, कोई बता सकता है? हु इज कंसीडर्ड एज अ बॉर्डर वर्कर? हु इज कंसीडर्ड एज अ बॉर्डर वर्कर? गाइस प्लीज टेल मी, क्रॉस बॉर्डर ऑन रेगुलर बेसिस, बॉर्डर वर्कर किसको बोलते हैं? सिक्योरिटी डिप्लॉयड एज बॉर्डर मे बी, ओके, सोल्जर नहीं, नो, बॉर्डर वर्कर्स बोलते हैं जो डेली बेसिस पे आपका काम के लिए या बिजनेस के लिए, सर्विस के लिए या बिजनेस के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री के जो बॉर्डर्स हैं उन पे जाते रहते हैं। ठीक है, काम करने के लिए वो इंडिया में चला आया, रहने के लिए फिर पाकिस्तान में चला गया, काम करने के लिए अगले दिन फिर इंडिया आ गया, फिर रहने के लिए पाकिस्तान चला गया। इज इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? डेली बेसिस पे, डेली आ रहा है, डेली जा रहा है। इज दिस पॉसिबल और नॉट? बाकी लोग, इज इट पॉसिबल कि डेली वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, कोई भी बंदा क्या डेली बॉर्डर क्रॉस करे? इज दैट पॉसिबल? ओके, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि नहीं, तान्या ने बोला यस। ओके, तो बच्चों अगर मैं इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल लूं, तो हम डेली बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, बट अगर मैं इंडिया और नेपाल का बॉर्डर लूं, तो यस हम डेली बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज लूं, तो डेली बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, ट्रेन चलती हैं उनके बीच में, रोड्स चलती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूके इज अ कॉम्बिनेशन 4 कंट्रीज, उनके बीच में आपस में ट्रेन और रोड्स चलती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जहाँ पे आपका ट्रेन एंड रोड्स जो आपस में कनेक्टेड हैं, उसमें कोई एक भी परसेंट प्रॉब्लम नहीं है अगर हम एक दूसरे में ट्रांसफर करें, ट्रेवल करें। So that's why आपका यूएस है, यूएस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी कंट्रीज, सो दैट्स वाई वहां पे भी आपका
इंटर स्टेट आपका जाने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, रोड्स हैं और ट्रेन हैं। तो इन कंट्रीज में अगर कोई बंदा, आप सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लेके चलो ना, इंडिया और भी लेना है तो इंडिया नेपाल ले लो, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन कंट्रीज में रोड्स हैं, रेलवेज नेटवर्क्स हैं, तो आप डेली बेसिस पे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। तो सोचो, अगर कोई बिल्कुल बॉर्डर पे रह रहा है और ना मुझे वीज़ा की ज़रूरत है ना मुझे पासपोर्ट की ज़रूरत है, मैं डेली जाता हूँ बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री में पहुंच जाता हूँ, शाम को वापस आ जाता हूँ। तो दैट इज पॉसिबल। जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं वो लोग सर्विस, ऐसा हो सकता है एक बंदा नेपाल के बॉर्डर पे रहता हो और इंडिया के बॉर्डर के अंदर पे काम करने आता हो। इट कैन बी सर्विस, इट कैन बी बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है एक बंदा जो है वो स्विट्जरलैंड रहता हो और इटली में काम करने आता हो। स्विट्जरलैंड और इटली का बॉर्डर बिल्कुल साथ साथ लगा हुआ है और दोनों के बीच में आपका वो मिलते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेन चलती हैं, रोड्स चलती हैं। तो वहाँ पे आप इजीली ट्रेन और रोड्स के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, बहुत इजीली वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो दैट्स वाई जो बॉर्डर वर्कर्स बॉर्डर को क्रॉस करके डेली अप एंड डाउन करते हैं, वो काम करने वाली जगह पे माना जाए उनका नॉर्मल रेजिडेंट या रहने वाली जगह पे। ठीक है, तो उनको हम जिस कंट्री में वो रह रहे हैं उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे, ना कि उस कंट्री का जिस कंट्री में वो काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस कंट्री में वो रह रहे हैं एक बंदा अपना काम इजीली चेंज कर लेता है, रहना वो जल्दी से चेंज नहीं करता। So border workers are considered as a normal resident of the country in which they lives, not in the country they work. Clear? Next is seasonal workers. Seasonal workers हमारे होते हैं जो आपके एक सीजन में एक जगह काम कर रहे होते हैं, दूसरे सीजन में दूसरी जगह काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम बोलें तो गोवा में घूमने का सीजन क्या है? गोवा में घूमने का सीजन है अक्टूबर टू फरवरी। और नॉर्थ इंडिया में कुल्लू मनाली में घूमने का क्या है? कुल्लू मनाली में घूमने का आपका है आपका अप्रैल टू जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, तो जो बंदा आपका ऐसा है वो कहता है, जो मैं गोवा में रहता है वो कहता है जी मेरे पास तो सर मार्च टू सितंबर कोई काम नहीं है। और जो कुल्लू मनाली में रहता है वो कहता है सर मेरे पास तो अक्टूबर टू फरवरी कोई काम नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने दोनों जगह पे घर बनाए होते हैं। वो 6 महीने एक जगह चले जाते हैं और 6 महीने दूसरी जगह चले जाते हैं। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ये तो दिया विद इन अ कंट्री। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कंट्री भी ऐसे शिफ्ट करते हैं काम के तरीके से कि जी 6 महीने एक जगह पे एक कंट्री में काम है तो मैं वहां रह रहा हूँ, 6 महीने दूसरी कंट्री में काम है तो मैं वहां रह रहा हूँ। और ये लोग जो है ये सीजन जो है ना, ये सीजन जरूरी नहीं है कि ये सीजन आपका गर्मी सर्दी से ही आए। ये सीजन आपका जो होता है फिशिंग सीजन हो सकता है, ये सीजन जो आपका होता है ये आपका ट्रेड सीजन हो सकता है। ठीक है, तो सीजन कैन बी नॉट इन टर्म्स ऑफ वेदर, सीजन कैन बी इन टर्म्स ऑफ जहां पे जिस काम का बूस्ट होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई जो सीजनल वर्कर्स होते हैं वो अपने काम के वजह से, काम के उससे वो कंट्रीज में आपके जाते रहते हैं और एक कंट्री में ज्यादा टाइम के लिए भी रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओलंपिक्स होते हैं, 4 साल में होते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो ओलंपिक्स के अंदर मैनेजमेंट करती हैं। तो वो जिस कंट्री में ओलंपिक्स हो रहे होते हैं वो उस कंट्री में चली जाती हैं, तो उनका तो वो सीजन हो गया। तो वो 2 साल 3 साल वो उसी कंट्री में रह के वहीं पे सारी तैयारी करती हैं। तो दैट मीन्स आपका वो सीजन के लिए गई हैं, उनका इंटेंशन वहां रुकने का नहीं है, सीजन खत्म होगा वो वापस आ जाएगी। ठीक है, कुछ लोग फिशिंग करने जाते हैं, बहुत बड़े बड़े शिप्स लेके जाते हैं, वो 6 6 महीने 8 8 महीने साल साल डेढ़ डेढ़ साल तक आपका एक जगह पे फिशिंग ही करते रहते हैं। तो वो जब बहुत बड़े स्केल पे फिशिंग कर रहे होते हैं और एक कंट्री में 1 साल से ज्यादा के लिए भी रुक जाते हैं, उस केस में हम उनको उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते, बिकॉज उस टाइम अलॉटमेंट के बाद उनका इंटेंशन वापस आने का ही होता है। सप्लायर्स आर द एग्जाम्पल, सप्लायर्स के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं वो 6 महीने से छोटे ड्यूरेशन के होते हैं तो उनके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि 1 साल से कम वालों को तो हम वैसे भी कंसीडर नहीं करते। हम कंसीडर भी करते हैं जो 1 साल से ज़्यादा वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो 1 साल से ज़्यादा अगर सीजनल वर्कर है तो वो जिस कंट्री का बेस रेजिडेंट है उसी कंट्री का माना जाएगा, नॉट ऑन द कंट्री जिसमें वो काम करने आया है।
ठीक है। एंड लास्ट वन इज कि अगर आप टेक्निकल सपोर्ट की वजह से गए हुए हो, जैसे मान लो इंडिया सॉफ्टवेयर बनाता है, इंडिया ने यूएस के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाया तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होगा, वो यूएस में बैंक के अंदर जाके कम से कम नहीं तो 5,000 पीसीज में लगेगा। अब वो 5,000 पीसी 500 ऑफिस में होंगे, तो पहले तो 500 ऑफिस वालों को ट्रेनिंग देना, 500 जो पीसीज हैं उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इंटीग्रेट करना, वहाँ की टेक्निकल टीम को सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ऑन ग्राउंड जो है वो ठीक करवाना, ये सारा का सारा जो काम हो गया ये आपका टेक्निकल सपोर्ट टीम का हो गया। ठीक है, तो ये जो टेक्निकल सपोर्ट टीम हो गई, अगर ये भी किसी कंट्री में जाती है दूसरी कंट्री में, तो ये भी उस कंट्री का नॉर्मल रीजन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट खत्म होने के बाद इनका इंटेंशन वापस आना होता है। ठीक है, जैसे इंडिया में मेट्रो बनी, जापानीज टेक्नोलॉजी थी, जब फर्स्ट टाइम पे जापानीज टेक्नोलॉजी इंडिया में आई तो उन्होंने जापान से इंजीनियर भेजे कि यार इनको सिखाओ, इनको बताओ कि हमारी टेक्नोलॉजी इस तरीके से यूज होगी। तो जो जापान से हमारे पास इंजीनियर्स आए, उन इंजीनियर्स ने हमको 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल थोड़ा सा समझाया, सिखाया कि भाई हम इस तरीके से काम करते हैं और इस तरीके से काम करोगे हमारी मशीन्स ऐसे ऐसे काम करती हैं। फिर हमारे यहाँ के इंजीनियर सीख गए और वो आगे ट्रेनिंग देने लगे। बट जिस टाइम फ्रेम तक 1.5 2 साल तक वो जापानीज टेक्नीशियंस हमारी कंट्री में रहे, तो उसके बाद भी 1 साल से लंबी ड्यूरेशन के बाद भी दे विल बी कंसीडर्ड एज द टेक्नीश एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ जापान, नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द एक्सेप्शंस। इन एक्सेप्शंस के अलावा अगर कोई बंदा हमारी कंट्री में आ रहा है विद द इंटेंशन कि वो हमारी ही कंट्री में रहेगा, फ्यूचर में भी रहेगा, वो वापस नहीं जाएगा, वो उसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में है, तो 1 साल होने के बाद उसकी इनकम हमारी कंट्री के लोगों की इनकम के अंडर इंक्लूड होने लगती है। सबको क्लियर हुआ ये? हु इज अ नॉर्मल रेजिडेंट? जो नॉर्मली इंटेंशन से हमारी कंट्री के अंदर रहता है, जो फ्यूचर में भी रहना चाहता है, इज नोन एज नॉर्मल रेजिडेंट। इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट इज नोन एज नेशनल इनकम। गॉट इट? ओके, अब मैं आपको रजिस्टर पे कुछ समझा रहा हूं। सो गाइस, हमने अभी पढ़ा डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम वो होती है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई जाती है, और नेशनल इनकम वो होती है जो नॉर्मल रेजिडेंट से कमाई जाती है। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाई हुई इनकम जो है वो डोमेस्टिक इनकम में आई, एंड नॉर्मल रेजिडेंट से कमाई हुई जो इनकम है वो आपकी नॉर्मल रेजिडेंस, तो वो इसमें आई आपकी। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, मतलब इन दोनों को क्या हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं? हमने बताया था कि जो इनकम्स होती हैं वो सारी की सारी फैक्टर इनकम्स ही होती हैं, तो चाहे मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करूं, चाहे मैं नॉर्मल नेशनल इनकम की बात करूं, हैं दोनों की दोनों ही फैक्टर इनकम से। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई हुई इनकम को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट जो इनकम कमाते हैं उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। दोनों है फैक्टर इनकम, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम हो चाहे वो नेशनल इनकम हो, दोनों ही फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम क्या होती है इसके लिए आप हमारी पिछली वाली वीडियोस देखना, उसके अंदर हमने फैक्टर इनकम को इलाबोरेट करा हुआ है। ठीक है, आज वाली क्लास के अंदर अभी हम फैक्टर इनकम को इलाबोरेट नहीं कर पाएंगे। ब्रीफ में बताने के लिए, फैक्टर इनकम्स वो सारी इनकम होती हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट हमको मिलती हैं। लैंड के अगेंस्ट रेंट, लेबर के अगेंस्ट वेजेस, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर के अगेंस्ट हमारा प्रॉफिट्स। तो ये सारा का सारी हमारी फैक्टर इनकम्स होती है। गॉट इट? हाँ, तो वो फ्लो वाली वीडियो। ओके, तो हमारा जो होती हैं, अब डोमेस्टिक इनकम और नॉर्मल रेजिडेंट, इनको आपस में अगर इंटरचेंज करना है तो हम किस तरीके से इंटरचेंज करते हैं। ओके,
सो हमारा जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो डोमेस्टिक टेरिटरी मान लेते हैं दैट दिस इज इंडिया, ठीक है, दिस इज इंडिया एंड दिस इज अवर यूएस। तो हमारा एक इंडिया है, एक यूएस है, फाइन। अब हमारा ये डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी जो इंडिया के रीजन में आती है, यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी जो यूएस के रीजन में आती है, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट जो होते हैं वो आपका इंडिया में भी रहे हो सकते हैं और यूएस में भी रहे हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हम यहाँ पे भी नॉर्मल रेजिडेंट के लिए जो होता है वो आपका इंडिया एंड यूएस। गॉट इट गाइस? ओके, अब हमने यहाँ पे देखा कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आएगा। हमने बोला जो भी चीज आपकी इस जमीन पे जो भी इनकम होगी वो सारी की सारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी, ठीक है। वो और डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आने वाली इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम बोल देंगे। सो चाहे यहाँ पे इसके अंदर चाहे तो एसबीआई काम कर रहा है, चाहे आपका रिलायंस काम कर रहा है, चाहे आपका बैंक ऑफ अमेरिका काम कर रहा है, और चाहे इसमें आपका जो है वो अलीबाबा काम कर रहा है या आपका टाटा काम कर रहा है, all the income earned within the domestic territory of India, चाहे वो इंडियन फर्म्स हो चाहे वो आउटसाइड फर्म्स हो। एसबीआई इज अ इंडियन फर्म, रिलायंस इज अ इंडियन फर्म, टाटा इज अ इंडियन फर्म। बैंक ऑफ अमेरिका अभी के लिए मान लेते हैं अमेरिका की फर्म है, अलीबाबा अभी के लिए मान लेते हैं आपकी अमेरिकन फर्म है, ठीक है। तो आपका कुछ 3 हमने इंडियन फर्म ली हैं, 2 हमने अमेरिकन फर्म ली हैं। अभी जो इनकी इनकम है वो हम मान लेते हैं कि इस हिसाब से हो रही है। एसबीआई 10 रुपए कमाता है, रिलायंस 11 रुपए, बैंक ऑफ अमेरिका 12 रुपए, अलीबाबा 13 रुपए एंड टाटा 14 रुपए। ये सिर्फ इंडिया की टेरिटरी में, इंडिया की लैंड पे होने वाली जो इनकी इनकम है उसकी बात कर रहे हैं। इनकी बाहर की ब्रांचेस जो हैं उनकी बात नहीं कर रहे। एसबीआई की जितनी ब्रांचेस इंडिया में हैं, रिलायंस की जितनी ब्रांचेस इंडिया में हैं, बैंक ऑफ अमेरिका की जितनी ब्रांचेस इंडिया में हैं एंड सो ऑन, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, बाहर की कंट्रीज में बात नहीं कर रहे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? प्लीज एक बार मेरे को साथ के साथ बताते रहो, जो अभी तक मैं बोल रहा हूँ सबको क्लियर हो रहा है बिल्कुल? बाकी लोग भी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में जितनी भी कंपनीज हैं उन कंपनीज में, चाहे वो इंडियन कंपनीज हो चाहे वो बाहर की कंपनीज हो, उनमें होने वाली इनकम का टोटल इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। तो ये जो टोटल हो गया वो हो गया 54, 57, 58, 59, 60। तो आई कैन से द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया इज 60। इसी तरीके से यूएस में भी आपका एप्पल काम कर रहा होगा, एसबीआई काम कर रहा होगा एंड बैंक ऑफ अमेरिका काम कर रहा होगा, जिसमें से एप्पल और बैंक ऑफ अमेरिका यूएस की कंपनीज हैं, एसबीआई इंडियन कंपनी है। एप्पल एंड बैंक ऑफ अमेरिका यूएस की कंपनी है, एसबीआई इंडियन कंपनी है। बट जब हम यूएस की डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे तो यूएस की टेरिटरी पे होने वाली सारी की सारी इनकम यूएस की डोमेस्टिक इनकम में जाएगी। तो दैट कम्स टू बी 7, 5, 13 और 5, 18। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं इंडिया की डोमेस्टिक इनकम इज 60, जिसमें से 3 इंडियन कंपनी हैं और 2 आउटसाइड कंपनी हैं।
यूएस की डोमेस्टिक इनकम इज 18, जिसमें से 2 यूएस की कंपनी है, एक आउटसाइड कंपनी है एज पर द यूएस। यूएस की डोमेस्टिक इनकम वो अपने हिसाब से निकालेगा, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम हम इंडिया के हिसाब से निकालेंगे। गॉट इट? ओके। अब डोमेस्टिक इनकम तो निकली इस तरीके से कि जो भी इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में हुई उसको हमने डोमेस्टिक इनकम बोल दिया। फाइन। अब बात आती है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम में बोलते हैं जी नॉर्मल रेजिडेंट से अर्न होने वाली सारी की सारी इनकम को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो हमने बोला जी इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन कौन थे? तो हमने बताया जी एसबीआई इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट था, तो ये तो इंडिया की इनकम में आएगा ही आएगा। रिलायंस भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट था, ये भी इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा। टाटा भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट था, ये भी इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा ही आएगा। मतलब जो नॉर्मल रेजिडेंट है उनसे अर्न होने वाली इनकम जो होगी वो नेशनल इनकम हो जाएगी। तो हमने बोला कि जी सर 35 रुपीज जो हैं ये तो आउट ऑफ 60, जो अगर मैं 60 को बोलूं तो 35 बाय ओन कंट्रीज एंड 25 बाय बाहर की कंट्रीज। 35 जो है वो हमारी कंपनीज ने हमें कमा के दिया एंड 25 रुपए जो है बाहर से आए हुए नॉर्मल रेजिडेंट्स, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, बट 25 रुपए बाहर से आए हुए लोगों ने कमाया। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ की बात करूं तो 12 रुपए इन्होंने अपनी कंट्री से कमाए प्लस 6 रुपए इन्होंने इंडियन कंपनी से कमाए। मतलब 6 रुपए इंडियन कंपनी ने वहां पे कमा लिए। गॉट इट? तो अब ईशान ये अभी बाद में आएंगे, पहले एक बार पूरा टॉपिक समझते हैं, उसके बाद इसके बेसिस पे क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, तो एक बार पहले टॉपिक समझ लेंगे पूरा। ओके। सो अब हम बात कर रहे हैं कि हमको जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमको सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंस लेने। सो 35 रुपीज तो हमारी ओन कंट्री के लोगों के ही बन गए। हम कहते हैं जी बाहर से आए हुए, हमने एक चीज पढ़ी थी NFIA। NFIA हमने पढ़ा था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दैट मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हम बाहर से जितना कमा के लाएं माइनस बाहर जितना हमने कमा के दे दिया। तो इसका फॉर्मूला बना था फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो तान्या लास्ट क्लास में फीफा फीफा बोल रहे थे ना, वो यही था आपका कि आपका जो हम बाहर से इनकम कमा के लाए माइनस जो हमने बाहर से इनकम दे दी। ठीक है, जो हमने बाहर वाले हमारी कंट्री से कमा के ले गए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब हमने कहा जी 35 रुपए तो हमने खुद ही कमाए हैं, 6 रुपए हम बाहर से कमा के ले आए। तो जो 6 रुपए हम बाहर से कमा के लेके आए हैं उसके साथ में आपका टोटल इनकम बनती है 41। दिस इज योर नेशनल इनकम। ठीक है, अगर हम बात करें तो 41 इज योर नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि हमने बोल दिया कि जी जो मेरे रेजिडेंट्स ने कमाया, तो मेरा रेजिडेंट कौन था? एसबीआई इज माई रेजिडेंट, रिलायंस इज माई रेजिडेंट एंड टाटा इज माई रेजिडेंट। हाँ, मैं फिर से समझाऊँ तान्या, एक बार तो हाँ ध्यान से सुनो, अभी ना एक बार फिर से और ध्यान से सुनो। हमको नेशनल इनकम निकालते टाइम पे ये देखना था, ईशान भूल जाओ अभी कि फीफा, मैं वो आ रहा हूँ उस पर कि भाई फीफा सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो गया, FITA क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट हुआ, उस पर मैं आता हूँ। ठीक है, एक बार पहले पूरा लॉजिक समझो, उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हमारा नेशनल इनकम का हमने एक लॉजिक पढ़ा था
कि सारे के सारे नॉर्मल रेजिडेंट्स जो हैं उनकी इनकम को ऐड कर, यही पढ़ा था ना हमने, ये सबको क्लियर है कि आपका नेशनल इनकम का हमने लॉजिक पढ़ा था कि इनकम एडेड बाय ऑल द नॉर्मल रेजिडेंट। हमने वहां पे कोई फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ये कहीं नहीं पढ़ा, हमने सिंपल एक चीज पढ़ी कि इनकम इंक्लूडेड ऑफ ऑल द रेजिडेंट, सारे के सारे रेजिडेंट्स की इनकम को ऐड कर देंगे तो हमारा नेशनल इनकम बन जाएगा। अब मैं आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा, क्या दिस एसबीआई इज आवर नॉर्मल रेजिडेंट? यस और नो? इज दिस एसबीआई इंडियाज नॉर्मल रेजिडेंट? तो हमने उसकी इनकम ले ली। क्या दिस रिलायंस इज आवर नॉर्मल रेजिडेंट? हमने उसकी भी इनकम ले ली। अभी ना रिलायंस तो हमारी कंट्री का ही है ना, तो हमारी कंट्री में ही रह रहा है, हमारी कंट्री का ही पार्ट है, हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम पे काम कर रहा है, तो वो हमारी कंट्री का ही नॉर्मल रेजिडेंट हुआ। ओके अच्छा सॉरी, क्या बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है? तो हमने उसकी इनकम नहीं ली। क्या अलीबाबा इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है? नो, हमने उसकी भी इनकम नहीं ली। क्या टाटा इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है? यस, तो हमने उसकी भी इनकम ले ली। सो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, ये जो इनकम हुई है पहले वाली 10, 11 एंड 14, मैं इसको ये बोल सकता हूं कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी पे रहने वाले और इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट भी हैं, मतलब जो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी पे भी हैं और नॉर्मल रेजिडेंट्स पे भी हैं, वो ये तीन है। ये सिचुएशन क्लियर है सबको? दैट 10, 11, 14 आपके डोमेस्टिक टेरिटरी पे भी हैं और नॉर्मल रेजिडेंट्स भी हैं, ठीक है ना? तो हमने नॉन रेजिडेंट्स को इंडिया वालों में से हटा दिया। अब और बाकी के नॉर्मल रेजिडेंट कहां पे होंगे भाई? या तो इंडिया में रहते होंगे या इंडिया के बाहर रहते होंगे, दो ही तो जगह होंगे ना नॉर्मल रेजिडेंट। इंडिया वाले तो सारे के सारे हमने ले लिए, तो इंडिया के बाहर वाले कितने बचे? एसबीआई। एसबीआई विल बी कंसीडर्ड एज इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट जो कि यूएस टेरिटरी पे काम कर रहा है। बोल सकते हैं इसको, एसबीआई को इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे बिकॉज वो इंडियन कंपनी है, इंडिया से ऑपरेट हो रही है और इंडिया ने वहां पे भेजी हुई है। तो हमने जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी पे काम करने वाले रेजिडेंट्स थे उनको ले लिया, और जो बाहर के लोग थे उनको भी ले लिया। तो हमने कहा टोटल रेजिडेंट कैसे हो गए? जो इंडिया में रहने वाले थे और जो बाहर रहने वाले थे, उन दोनों को मिला के हो गया टोटल रेजिडेंट्स। तो टोटल नॉर्मल रेजिडेंट से जो इनकम डिलीवर हुई दैट इज 41, और इसको हम बोल देंगे आपका नेशनल इनकम। ये हुआ समझने का तरीका, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे रहने वाले नॉर्मल रेजिडेंट और बाहर वाले नॉर्मल रेजिडेंट सबको मिला देंगे तो हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी। अब बात करते हैं जो ईशान और तान्या आप बोल रहे थे, वो हमारा है फॉर्मूला वाला तरीका जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ रेक्टाफिकेशन कर आ रहा हूं दिशा उस पर, ठीक है। तो आपका वो है रेक्टाफिकेशन वाला तरीका जो हम एग्जाम में यूज करेंगे, जिसको अब मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। हमने बोलते हैं जी डोमेस्टिक इनकम है 60, डोमेस्टिक इनकम 60 में से हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो बाहर से हम कमा के लाए, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब FITA मतलब जो हम बाहर कमा के लेके गए, यहां से लोग कमा के ले गए। तो गाइस डोमेस्टिक इनकम कितना आया था? 60। तो आपका डोमेस्टिक इनकम जो था दैट इज 60, फाइन।
एफ ए फीफा कितना था फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 6 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो हमारी कंट्री से वो कंपनी ले गए वो कितना था 25। तो टोटल ये कितना आया -19। 61 minus 19 is 41। तो आप नेशनल इनकम चाहे तो इस फॉर्मूले के थ्रू निकालो, मतलब बुक्स में तो इसी फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, ये फॉर्मूला और कुछ नहीं कर रहा गाइस, ये फॉर्मूला सिंपली हमको डोमेस्टिक टेरिटरी से नॉर्मल रेजिडेंट्स पे ले जा रहा है। इसने जो हमने इनकम बाहर से कमाई उसको प्लस कर दिया, और जो हमारी यहां से इनकम बाहर कमा के ले गए उसको माइनस किया। यस, डोमेस्टिक इनकम जो है वो कम हो सकती है नेशनल इनकम से अगर हम बाहर से ज्यादा कमा के ला रहे हैं, और डोमेस्टिक इनकम जो है वो ज्यादा हो सकती है अगर हम यहां से कमा के लेके जा रहे हैं। ये अज्यूम नहीं करना तानिया, ये एक्चुअली में होता है कि बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो अमेरिकन कंपनी है तो वो अमेरिका लेके जाएगा, अभी के लिए हमने माना, और एसबीआई जो है वो इंडियन कंपनी है तो इंडिया लेके आएगा। शायद लास्ट स्टेप में मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया है कि एक फॉर्मूला होता है कि डोमेस्टिक इनकम में अगर मैं एनएफआईए ऐड करूं तो वो नेशनल इनकम बन जाता है। दिस इज द फॉर्मूला, डोमेस्टिक इनकम इज 60, ये वाला, ठीक है। एनएफआईए का फॉर्मूला होता है जो हमने बाहर से कमाया माइनस जो हम बाहर लेके चले गए। बाहर से हमने कमाया 6 रुपीज, बाहर हम लेके चले गए 25 रुपीज, तो 6 - 25 इज 19, तो -19 आ गया हमारा। तो 60 - 19 इज नेशनल इनकम इज 41। यही सेम नेशनल इनकम आई थी जब हमने नॉर्मल रेजिडेंट्स की निकाल दी थी। तो क्लियर हुआ ये आप सबको कि हाउ टू कन्वर्ट। अभी हम इसको न्यूमेरिकल बेस में करेंगे, अभी सिर्फ समझाया है मैंने कि आपका डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जो हम जाते हैं, जो हम फॉर्मुलाइज करेंगे उसका लॉजिक क्या है। उसका लॉजिक कुछ नहीं है गाइस, सिंपल सा लॉजिक है कि हमको डोमेस्टिक टेरिटरी में से नॉर्मल रेजिडेंट्स को, नॉन रेजिडेंट्स को हटाना है और बाहर वाली कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स को लाना है, और बनी हुई हमारी नेशनल इनकम आ जाती है। ठीक है, फॉर्मूले से करेंगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, जितना बड़ा आपको चार्ट दिख रहा है बहुत छोटा सा फॉर्मूला, सिंपल जो ये वाला फॉर्मूला है ना, आपका डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए इक्वल टू नेशनल इनकम, सिर्फ ये वाला कंसीडर होगा, बाकी जो चीज है वो सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस। ठीक है, तो गाइस आज यहाँ तक करते हैं, ये वाला टॉपिक आई थिंक होप क्लियर हो गया होगा। एक बार आप बुक से भी पढ़ना, कोई डाउट आता है। अब हमारे इस चैप्टर का ना ऑलमोस्ट थियोरेटिकल पार्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास से इसका प्रैक्टिकल पार्ट हम चालू करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पार्ट के लिए आप रजिस्टर्स और नोटबुक साथ में लेके रखना। विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। गॉट इट? ओके, तो गाइज आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। संडे को आपका टेस्ट जो होगा वो इस चैप्टर में जहां तक हमने थ्योरी का पार्ट कर लिया है उसका पूरा टेस्ट है। संडे को टेस्ट है, जहां तक हमने आज तक कर लिया है थ्योरी पार्ट उस पूरे के पूरे टॉपिक का टेस्ट है आपके संडे। हाँ, आज तक नॉर्मल रेजिडेंट तक, नॉर्मल रेजिडेंट तक के जितने भी टॉपिक हमने करे हैं, जो फ्राइडे को करेगा वो नहीं आएगा, बट जो आज तक के सारे जो टॉपिक्स हैं वो उसमें आएंगे। ठीक है गाइस, ओके, तो गाइस आज के लिए यहीं तक, थैंक यू वेरी मच। मेरे नोट्स हैं अभी ना, वहां से पढ़ सकते हो आप। पेपर जो है अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो माइट भी शायद फ्राइडे तक मिल जाए या मंडे तक मिल जाए। ठीक है, तो अभी ना, अभी के लिए जो है आप मेरी बुकलेट्स होगी उससे पढ़ सकते हो, या जो स्कूल में रिकमेंड करिए किसी से भी पढ़ सकते हो, टॉपिक सब जगह सेम। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।